एपिसोड की शुरुआत में वाने हेडक्वार्टर की तरफ सीन दिखाया जाता है। लिन कहती है कि आखिर चीजें कैसी चल रही है, तुम अचानक से वहां पर से भाग गए थे। और फैंग कहता है कि ये एक लंबी स्टोरी है और फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। फैंग बताने लगता है कि एक बार की बात है जब मैजिकल स्टार में मैंने कोर को फोर्ज किया था, उसके अंदर मैंने अपने ब्लड को भी इंजेक्ट किया ताकि मैं क्लोन को क्रिएट कर सकूं। मैं इस क्लोन को इसलिए क्रिएट करना चाहता था ताकि ये जितने भी ताकतवर सेलेस्टियल मेरे अगेंस्ट में बैटल करने के लिए आते हैं उस जगह पर ये मेरी मदद कर सके। लेकिन क्लोन के अंदर में डिमोनिक नेचर भी मिल गया। इस क्लोन के अंदर शुरुआत से ही सोचने समझने और हर चीज को महसूस करने और खुद के डिसीजन लेने की क्षमता थी। इस क्लोन ने अपने सारे इंटेंशन को अपने अंदर में दबा कर रखा हुआ था जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक दिन की बात है जब मैं बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल का सामना कर रहा था। उस दिन मैंने अपने आंखों से देखा वो क्लोन मुझे बैटल के बीच में छोड़कर उस जगह पर से एस्केप कर गया और उस टाइम उस क्लोन का असली मोटिव मेरे सामने में रिवील हो गया। उसने मुझे ऐसी जगह पर अकेला छोड़ा जहां पर से मैं बचकर नहीं निकल सकता था क्योंकि मेरे सामने वाला अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये सेलेस्टियल एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करता है जिसे देखकर फैंग बहुत ही बुरी तरीके से चौंक जाता है और बिना देरी के ये सेलेस्टियल अपने पावरफुल अटैक को फैंग के ऊपर में कर देता है और यह अटैक तेजी की रफ्तार से फैंग के तरफ में आगे बढ़ती है और उसे जमीन में घसीटता हुआ नीचे की तरफ में रौंदने लगती है। फैंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है लेकिन जैसे तैसे करके फैंग दोबारा से खड़ा हो जाता है और लिन को फैंग बताता है कि उस फाइट के दौरान मैं बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। यहाँ तक कि जो क्लोन के ऊपर मैंने सील लगाया था उसे भी मैं एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी मैंने उसे ढूंढने की कोशिश तो की लेकिन मुझे उसका कोई भी सुराग नहीं मिला, जैसे कि वो इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगा मैंने इन सारी बातों को भुला दिया। इतना लंबा चौड़ा डिटेल में स्टोरी बताने के बाद अब हमारा फैंग शांत हो गया है। किन बोलती है अच्छा तो ये सब कुछ भी हुआ था। बाय कहती है तो इसका मतलब ये है कि अब ये तुम्हारा क्लोन इस वर्ल्ड को अब्सॉर्ब कर रहा है। फैंग कहता है कि इस वर्ल्ड के बारे में मैंने जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है उससे मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकता हूँ कि ये वर्ल्ड शायद स्टार कोर से ही क्रिएट हुआ है और स्टार कोर का सीधा रिलेशन उस क्लोन से है, इसलिए इस वर्ल्ड के जितने भी रूल्स है वो सारे के सारे ये क्लोन ही सेट कर रहा है। वो इस छोटे से रेल्म के सहारे अब तक जितने भी सोल का उसने सामना किया है उन सारे सोल को अब्सॉर्ब करने में कर रहा है। इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी पर्सन है उन सारे लोगों को उसने सेट करके रखा है। ये सारे के सारे लोग जो इस वर्ल्ड के अंदर में मौजूद है उसके लिए नरिशमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं। इन बातों को सुनते हुए किन काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। दोबारा से फैंग बोलता है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो उसके सारे प्लान्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, जो इन सारी चीजों से परे है। जिसे सुनकर युआन बोलता है कि आखिर वो क्या है। फैंग बताता है कि वो मेरे ब्लड लाइन का प्रोडक्ट है इसलिए वो डायरेक्टली मुझे अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। वो मैं हूँ जो ये डिसाइड करेगा कि जीत किसकी होगी। मेरे यहाँ पर एग्जिस्ट होने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका है और इसीलिए अब वो हर हालत में इस वर्ल्ड की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर रहा है। मैंने उसकी कुछ ज्यादा ही जानकारियों को देख लिया है। रही बात वुल्फ और मोटू की तो वो कुछ अलग ही मैटर है क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। किन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फैंग यिन को ढूंढने में। किन कहती है कि आखिर तुम यिन को क्यों ढूंढना चाहते हो, वो भी ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में, वो तुम्हारी क्या ही मदद कर पाएगी। अगर तुम लोगों को यिन के बारे में याद नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसका हमारे लिन ने डीमन मॉस्किटो से ब्लड निकाला था वही है यिंग यानी कि टीचर। फैंग कहता है कि अब बातें बहुत आगे तक बढ़ चुकी है इसलिए मुझे हर हालत में अब उसकी जरूरत है। लिंग कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके अंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी भर भर के है। फैंग कहता है कि हाँ ये वही लड़की है, मुझे हर हालत में उसका एक ड्रॉप ब्लड चाहिए। किन मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। लेकिन अचानक से बातें करते करते हमारी किन यहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये अनएक्सपेक्टेड था जिसे देखने के बाद हमारा फैंग भी चौंक जाता है और यहाँ पर लिंग और किन दोनों ही बेहोश होकर जमीन पर धराशायी और उन्हें बेहोश देखकर हमारा फैंग पीछे से बोलने लगता है कि आखिर तुम दोनों के साथ में क्या हो गया, तुम लोग बेहोश कैसे हो गए। बाहर का सीन देखते हुए फैंग चौंक कर बोलता है कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो रहा है क्योंकि आसमान लाल हो चुका है। ये जितने भी लोग इस वर्ल्ड के अंदर में रहते हैं इन सब का स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है और इसे देखते हुए फैंग बोलता है उसने अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। इस पूरे वर्ल्ड का स्पिरिचुअल एनर्जी तो निकल रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने अपने आप को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया है, यानी कि हमारे फैंग का भी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो अब्सॉर्ब कर रहा है। फैंग तेजी से आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं ये सब कुछ होने नहीं दे सकता, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना ये मेरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर देगा, मेरे पास में कोई भी पावर नहीं रहेगा। अगर ये सब कुछ हो गया तो मैं उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। और फैंग उस स्पिरिचुअल एनर्जी के कोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहां पर ये सारे के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन फैंग जैसे ही उसके नजदीक पहुंचने लगता है उसके ऊपर में भारी प्रेशर पड़ने लगा है जैसे कि उसके ज्यादातर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया गया है। फैंग नीचे की तरफ में गिरते हुए कहता है कि मैं अब और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। फैंग चाहकर भी
अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब होने से रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, बेचारा बेबस और लाचार है। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब होने की वजह से पर कटे परिंदे की तरह हमारा फैंग तेजी से जमीन की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ में हम एक लंबे बालों वाले आदमी को देखते हैं जो कि तेजी की रफ्तार से फैंग के तरफ में ही बढ़ रहा है और उसने बड़े ही तेजी से हमारे फैंग को गिरने से बचा लिया है। और ये है हमारा जाओ जो फैंग से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं समय पर तुम्हें बचाने के लिए आ गया। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर जाओ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से कैसे रोक रहा है। और ये अब्सॉर्प्शन प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है। जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बेहोश हो चुके हैं, उनके बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। जाओ फैंग को गिरने से बचाकर एक जगह पर आकर मुस्कुराते हुए फैंग से कहता है, अगर थोड़ी और देर तुम उस जगह पर रहते तो अब तक बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते। फैंग इन सारे इवेंट की वजह से काफी ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर चुका है। वो कहता है, स्टार कोर यानी कि उस क्लोन ने अपने फाइनल मूव को स्टार्ट कर दिया है, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा। जाओ कहता है कि अभी अभी मैंने कुछ और नई चीजों को डिस्कवर किया है। जहां तक मुझे पता चला है कि पॉइजन वुल्फ कोई गद्दार नहीं है। फैंग कहता है कंफ्यूज होकर कि आखिर अब तुम ये क्या कह रहे हो। जाओ कहता है कि हॉस्पिटल के दौरान उसने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था। सीन एक जेट का दिखाया जाता है जिसके अंदर में कैप्चर अपना मोटू कहने लगता है कि वुल्फ आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे भी रही है, आखिर तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद वुल्फ कहता है, तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो, बहुत जल्द तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। लेकिन मैं तुमसे बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है। क्लोन वुल्फ से कहता है कि पॉइजन वुल्फ आखिर वहां का सिचुएशन कैसा है। क्लोन के कॉल को देखकर पॉइजन वुल्फ भी थोड़ा सा चौंक जाता है और पीछे की तरफ से फैटी बोलने लगता है कि कमीने, इन सारी चीजों के पीछे तू ही है। और वुल्फ कहता है कि तू अपने मुंह को बंद कर। स्टार क्लोन कहता है कि अब मैं समझ गया, तुमने सारी चीजों पर अपना कंट्रोल बना लिया है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब कोई देरी किए बगैर जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ। वुल्फ एक दबी आवाज में कहता है, ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ गया। मोटू कहता है कि पॉइजन वुल्फ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। वुल्फ टाइटली हैंडल को पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि मैं समझ गया, और प्लेन को वापस से मोड़ लेता है जिस जगह से उसने उड़ान भरी थी उसी ओर। अब हमारा वुल्फ तेजी से अपने जेट को लेकर आगे की तरफ में बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद ये क्लोन तो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब कुछ करने का मतलब क्या था। और वुल्फ उसे बिट्रे करने के बाद कहता है कि बॉस मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके पास नहीं आ सकता। क्लोन कहता है कि वुल्फ क्या तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का शुरुआत से ही मेरे साथ में गेम खेल रहा था। वुल्फ जेट को लेकर फैंग के तरफ में वापसी कर चुका है, जिसे देखकर क्लोन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। मोटू कंफ्यूज होकर वुल्फ से पूछता है कि ये सब कुछ करने का तुम्हारा मतलब क्या था। वुल्फ कहता है कि अब हम लोगों को वापस घर चले जाना चाहिए। मोटू तो कुछ समझ ही नहीं पाता और वुल्फ कहता है, इतने टाइम से प्रिटेंड करते करते मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ। जेट उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर हमारा फैंग मौजूद है और फैंग कॉल को देखते हुए कहता है कि आखिर अब ये क्या है। फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोलता है कि अब मैं सारी चीजों को समझ गया। किन कंफ्यूज होकर बोलती है कि आखिर तुम लोगों के साथ में चल क्या रहा है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही। फैंग कहता है कि आखिर तुमने मुझे इतने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के बारे में पहले ही क्यों नहीं बता दिया। अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया अब धीरे धीरे वैनिश होने लगी है, उसके पास अब कोई भी टाइम नहीं है नेक्स्ट मूव लेने के लिए। जाओ भी मुस्कुरा कर कहता है कि अब शायद चीजें चेंज होने लगी है। फैंग सारे लोगों से मैसेज करके बोलता है कि सारे लोग अब एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ, जिसमें हमारी ग्रैंडमा सैन और मोटू भी शामिल है। यानी कि ये जो जेट है वो हमारे फैंग के पास में नहीं उतरा था। और फैंग बोलने लगता है कि अब फाइनल बैटल के लिए अपने आप को तैयार कर लो, जो बहुत जल्द होने वाला है। अब काफी लंबा समय हो चुका है तुमसे दूर होकर, अब समय हो गया है एक दूसरे का सामना करने का। ये जेट अभी भी फैंग के पास में नहीं पहुंचा है। मोटू वुल्फ से बोलता है कि ये सारी चीजें अभी क्यों हो रही हैं, और वुल्फ बोलता है इन सारी चीजों में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो बंदा बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मास्टर के क्लोन के पास में वही पावर है जो एक टाइम में हमारे मास्टर फैंग के पास में हुआ करता था। वो जहां चाहे अपनी मर्जी से अपेयर हो सकता है, इस पे हमारा कोई भी बस नहीं चलता। ये सारी चीजें मैंने इसलिए की ताकि पर्सनली मैं उसे इस वर्ल्ड के अंदर में ला सकूं, और साथ ही वो कहीं पर भी हमारे ऊपर में अटैक कर सकता था किसी भी समय में। इन सारी चीजों को रोकने के लिए ये सारी चीजों को मैंने किया था। मोटू कहता है पॉइजन वुल्फ मैं मान गया यार, तेरे पास सचमुच में बहुत ही बेहतरीन दिमाग है। वुल्फ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने मास्टर का डिसाइपल हूँ, मेरे पास तो दिमाग होना जायज सी बात है यार। जेट फैंग की तरफ में आगे बढ़ चुका है। सीन सिटी की तरफ दिखाया जाता है जहां पर जेट एक रूफटॉप पर लैंड करता हुआ हमें दिखाई देता है, और उसपे से हमारे मोटू और वुल्फ बाहर निकल जाते हैं। और फैंग मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि पॉइजनस वुल्फ आखिरकार तुम वापस आ ही गए। वुल्फ भी मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे लॉर्ड, मेरे पास में कोई दूसरा चॉइस नहीं था, इसलिए मुझे आपसे ये सारी बातें छुपा कर रखनी पड़ी। मोटू कहता है कि अब मेरे ख्याल से वो बंदा यानी कि क्लोन अब बहुत बुरी तरीके से पागल होने वाला है। ग्रैंडमा सैन कहती है कि आखिर अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या
होगा। फैंग कहता है कि मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि आप सभी लोग मेरी मदद करें मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में। ग्रैंडमा सेन कहती है तो तुम्हारे पास में प्लान है जिससे उस बंदे को डिफीट किया जा सकता है। जाओ कहता है कि अब मैं तुम्हारे साइड में मिल चुका हूँ तो तुम मेरा कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हारे कमांड को फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फैंग बोलता है कि चलो अब बकवास की बातों को छोड़ते हैं, सीधा मैटर की बात पर आते हैं। उस क्लोन का बस एक ही वीकनेस है। किन कहती है तो तुम इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से उसके वीकनेस के बारे में बताओ। फैंग कहता है कि वो मुझे अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। मोटू चौंक कर बोलता है कि आखिर अब ये स्टार कोर क्या है। फैंग कहता है कि अब जबकि वो मुझे डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता इसलिए उसने इस वर्ल्ड को एक्सपेंड करना चूज किया। चाहता था कि इस वर्ल्ड में मौजूद हर एक लोगों से मैं जुड़ जाऊं। उसने इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए मेरे पावर को दूसरों के साथ में जोड़ दिया। अब यहाँ पर जब वो दूसरे लोगों को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेगा तो इनडायरेक्टली वो मुझे भी अब्सॉर्ब करने लगेगा और रिजल्ट ये होगा कि मेरा पूरा पावर को वो सोख लेगा। और जब इस वर्ल्ड को अब्सॉर्ब करना खत्म हो जाएगा तब यहाँ पर से मेरा एग्जिस्टेंस भी मिट जाएगा। वुल्फ कहता है तो लॉर्ड अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। ग्रैंडमा सेन कहती है कंफ्यूज होकर तो क्या अब हम सारे लोगों को एलिमिनेट करने वाले हैं। फैंग कहता है बिल्कुल नहीं, हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे दोबारा से गार्डियन अराय को यहाँ पर बनाना होगा। वुल्फ कहता है कि डीमन स्टार के गार्डियन अराय को मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जाओ कहता है तो क्या ये फॉर्मेशन उसके अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को न्यूलिफाई कर देगा। फैंग कहता है एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है, मुझे भी इसके बारे में पूरा कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करके जरूर देखेंगे। और अपने हाथ को ऊपर करके वो गार्डियन अराय को क्रिएट करने लगता है यार। हमें आसमान के ऊपर में एक मैजिकल सर्कल बना हुआ दिखाई देता है। वुल्फ कहता है कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा छोटा है यार। तभी यहाँ पर इस बात का एहसास इस क्लोन को भी हो गया है। वो कंफ्यूज होकर परेशान होते हुए साइड में मुड़कर देखते हुए बोलता है कि आखिर ये स्ट्रेंज फीलिंग कहाँ पर से आ रही है, ये तो नाइट वाइंड यानी कि फैंग की है। फैंग कहता है कि आखिर तुम लोग इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से आकर मेरी मदद करो। ग्रैंडमा सेन कहती है कि हमें अपने पावर को बस तुम्हारे ऊपर से गुजारना है ना। झाओ भी अपने पावर को फैंग को देने लगता है। इसी के साथ हमें इस वर्ल्ड के चारों तरफ हमें गार्डियन अराय नजर आता है। बहुत ही कमाल का सीन। मोटू कहता है कि ये तो सचमुच में काम कर गया। ये सारी चीजों को देखते हुए क्लोन परेशान होकर बोलने लगता है कि ये गार्डियन अराय यहाँ पर क्या कर रहा है, इस गार्डियन अराय की वजह से मेरा अब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फैंग एक सीरियस लुक में सामने की तरफ में देख रहा है और दूसरी तरफ में क्लोन बहुत ही ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से कहने लगता है कि ये सब कुछ इसी कमीने ने किया है। ग्रैंडमा सेन कहती है क्या इतना इनफ होगा उसके अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए। वुल्फ हंसते हुए बोलता है कि अब वो यहाँ पर अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब ये जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जा रहा था वो प्रोसेस धीरे धीरे करके रुकने लगता है। फैंग बोलता है अब हम लोगों ने ये सारी चीजें कर दी है तो वो इंतजार नहीं करेगा, अब वो खुद से यहाँ पर आने वाला है। आने वाला क्या, वो तो सामने में आ चुका है यार। गुस्से में कहने लगता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरे साथ में ये सब कुछ किया। फैंग कहता है चलो अब फाइनल बैटल का समय हो गया है, हम जितने भी हमारा हिसाब किताब है उसे आज खत्म कर देते हैं। सीन सिटी के तरफ दिखाया जाता है। सिटी के अंदर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जहां पर हमें फैंग और उसका क्लोन दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। फैंग मुस्कुराते हुए क्लोन से कहने लगता है क्या बस इतना ही दम है तेरे में, मुझे तो लगा था कि इतने लंबे समय के बाद तू काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका होगा लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना ज्यादा कमजोर है। क्लोन दोबारा अटैक करते हुए बोलता है चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूं। और फिर बोलता है कि ये है मेरा असली पावर। और ये अटैक सीधा हमारे फैंग की तरफ आगे बढ़ चुका है लेकिन फैंग साइड की तरफ में हटकर इस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। इस अटैक का धमाका बहुत ही जबरदस्त है। क्लोन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये अटैक फैंग को लग चुका है। वो ठहाके मार के हंसने लगता है लेकिन फैंग उसके पीछे में आकर बोलता है क्या बस इतना ही कर सकता है। इस आवाज को सुनकर क्लोन भी चौंक जाता है और फैंग बिना देरी किए हुए अपने डार्क एनर्जी से एक जोरदार अटैक इस क्लोन के ऊपर में करता है। क्लोन अपने आप को नहीं बचा पाता, वो एक टेरेस पर जाकर गिरता है। क्लोन फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोलता है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मोटू खुश होते हुए कहता है कि देखो फैंग ने उस क्लोन को ओवर पावर कर दिया है। क्लोन तेजी से जाकर फैंग के ऊपर में अपने फिस्ट से अटैक करने लगता है। फैंग भी अपने फिस्ट से उसके हर अटैक को ब्लॉक करने लगता है। ये दोनों एक टेरेस से दूसरे टेरेस, दूसरे से तीसरे टेरेस, तीसरे से चौथे टेरेस में जाकर कंटिन्यूअसली घमासान फाइट किए जा रहे हैं। इतना तेज फाइट करने की वजह से हमारा फैंग भी थोड़ा सा हांफने लगा है यार। मोटू कहने लगता है अचानक से इस क्लोन का पावर इतना ज्यादा इंक्रीज दोबारा से कैसे हो गया। इस सीन में वुल्फ का जो स्कार है वो लोग यहाँ पर बनाना भूल गए, तुम लोग अगर देखोगे तो। और वुल्फ कहने लगता है कि जल्दी से गार्डियन फॉर्मेशन को दोबारा से इस्तेमाल करो। ग्रैंडमा सेन अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोलती है ठीक है मैं सारी चीजों को समझ गई। यार झाओ भी अपने हाथों को ऊपर करके दोबारा से गार्डियन अराय को तैयार करने लगता है। इस बार वुल्फ भी अपना योगदान देते हुए हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है जल्दी से हम लोगों को इस फॉर्मेशन में और ज्यादा पावर भेजना होगा। अभी ये गार्डियन अराय और भी ज्यादा पावरफुल बनने लगा है जिसे देखते हुए क्लोन काफी ज्यादा परेशान होकर बोलने लगता है कि आखिर ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्लोन का ध्यान भटक
थक चुका है। फैंग उसके पास में आ चुका है। क्लोन देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और फैंग एक जबरदस्त अटैक को तैयार करते हुए बोलने लगता है कि तेरा पावर मेरा मैच कभी भी नहीं कर सकता। फैंग को इतना ज्यादा ओवर पावर करता हुआ देखकर क्लोन काफी ज्यादा परेशान और घबराने लगता है और फैंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब तुम देखोगे मेरा असली पावर, और अपना फिस्ट से एक जबरदस्त मुक्का उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे ये क्लोन अपने आप को नहीं बचा पाता और आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ उड़ते उड़ते ऊपर ही जाने लगता है। क्लोन बुरी तरीके से मार खाने के बाद कहता है कि इस बंदे का पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। फैंग इंतजार नहीं करता, जैसे ही क्लोन नीचे की तरफ में गिर रहा होता है, मौका देखकर फैंग भी तेजी से जाकर उस हवा में रहते रहते ही क्लोन के ऊपर में एक जोरदार अटैक करके उसे जमीन पर धराशायी कर देता है। बेचारे क्लोन को इससे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी और फैंग अपने हाथों में डार्क एनर्जी को लाकर एक जबरदस्त फिस्ट तैयार करते हुए बोलता है कि ये है मेरा फाइनल स्ट्राइक, इसके बाद तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फैंग ने देरी ना करते हुए इस क्लोन के ऊपर में अपने पावरफुल फिस्ट से एक जोरदार अटैक कर दिया है, जिसका इंपैक्ट और धमाका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। क्लोन के बॉडी में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है जहां पर से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही है और फैंग उसके बॉडी के अंदर से एक कोर को बाहर निकालते हुए कहता है ये है स्टार कोर का एसेंस। हम लोगों को फैंग एक दूसरे डायमेंशन में दिखाई देता है जिसके सामने में ये स्टार कोर है और कोर फैंग से कहता है नाइट वाइंड, मैं अपने आप को कभी भी तुझे सबमिट नहीं करूंगा, मैं तेरे अंडर कंट्रोल में रहने के लिए रिफ्यूज करता हूँ। फैंग कहता है कि तू एक ऐसा दिमाग है जिसे डार्क स्टार में फोर्ज किया गया है, मेरे एसेंस को टच करने के बाद तेरा खुद का विल तुझे गेन हुआ है, अब समय हो गया है कि तू जहां पर से बिलोंग करता था तुझे वहीं पर लौटना होगा, अब सारी चीजों को खत्म करने का समय हो चुका है, बोलकर अपने हाथ को इस स्टार कोर की तरफ आगे बढ़ा देता है। इसी के साथ में ये स्टार कोर इस जगह पर से डिसअपेयर हो चुका है, या तो वो हमारे फैंग के बॉडी के अंदर में आ गया है या तो फिर वो डीमन प्लेनेट में जा चुका है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों से शायद मिलकर बना था। गार्डियन अराय को देखते हुए फैंग कहने लगता है अपने आप से कि अब इस रास्ते से हम लोगों का वर्ल्ड अपने ट्रू फॉर्म में वापस आ जाएगा और ये छोटा सा रेल्म धीरे धीरे करके कोलैप्स होने लगेगा। अब समय हो गया है नए वर्ल्ड के आकार लेने का। हम ग्रैंडमा सैन और जाओ को देखते हैं जिनकी बॉडी अब धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगी है, साथ में हमारा वुल्फ और मोटू का बॉडी भी डिसअपेयर हो रहा है। मोटू थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आखिर उसके बॉडी के साथ में ये क्या हो रहा है, और कुछ देर की बात है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को बिल्डिंग ही दिखाई देता है और फिर हमें बाहर का वर्ल्ड दिखाई देता है और हमारा फैंग बोलने लगता है कि पुराने वर्ल्ड फेयरवेल सायोनारा बाय, अब हमारा मुलाकात नहीं होगा, न्यू डार्क स्टार अब तुम्हारा स्वागत है। अब इसी के साथ इस सीरीज का यहीं पर खात्मा हो जाता है। ये तो सीजन खत्म हुआ है या फिर पूरा एपिसोड ही खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम लोग मिलेंगे नए मानवा या फिर हमारे पुराने मानवा जिसको लेकर मैं आगे चलता आया हूं। तो बाय।